हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एस इंग्लिश क्लासेस टेस्ट एंड एनालिसिस सीरीज़। और आज हम बात करेंगे हमारे एलडीसी की टेस्ट की, जिसका नाम है SKSSC LDC 17 APKN। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ऑप्शन में फर्स्ट है स्प्लिंटेड। स्प्लिंटेड का मतलब क्या होता है? स्प्लिंटेड जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो सपोर्टेड होती है। मीन्स जैसे कोई लेग ब्लॉक हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, हाथ हाथ पाँव में से कुछ भी कोई चीज़ की हड्डी जो है टूट जाती है तो उसको उसको सहारा दिया जाता है किसी भी चीज़ से। ठीक है, जैसे प्लास्टर लगाया जाता है। ठीक है, या फिर जो है पहले के टाइम पे जो है एक स्टिक लगाई जाती थी तो वो भी जो है उसको सपोर्ट देती थी। जो सपोर्टेड चीज़ होती है उस सपोर्टेड चीज़ को जो है स्प्लिंटेड कहा जाता है, स्प्लिंट कहा जाता है। उस सपोर्टेड चीज़ को स्प्लिंट कहा जाता है और जो सपोर्टेड ऑर्गन है उसको फिर स्प्लिंटेड कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है डबल टी का यूज़ नहीं होगा, सिंगल टी का यूज़ होगा, SPLINTED, स्प्लिंटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है गॉडियस्ट। तो गॉडियस्ट का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, चमक धमक से भरा हुआ गॉडियस्ट, बहुत ज़्यादा चमकीला और चमक से भरा हुआ गॉडियस्ट। तो यहाँ पे जो है GO का यूज़ नहीं होगा, GA का यूज़ होगा, GAUDIEST। ठीक है, GAUDIEST। तो O की जगह जो है A का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर 3 है गिबर्ड। गिबर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना। जैसे एक और इसका सिनोनिम होता है बैबल। बैबल जो है इसका सिनोनिम है गिबर्ड का, जो इसका मतलब होता है बड़बड़ाना। ठीक है, तो गिबर्ड जो है ये इसकी स्पेलिंग जो आपको दे रखी है बिल्कुल करेक्ट दे रखी है, GIBBERED। ठीक है, गिबर्ड। ऑप्शन नंबर 4 है ग्लीनिंग। ग्लीनिंग का मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन जो है निकालना, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? ग्लीनिंग करना। ठीक है, तो इसमें जो है GLEANING का यूज़ होगा, यानी कि GLE, ये जो सेकंड ई है इसकी जगह ए का यूज़ होगा। ठीक है, तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? गिबर्ड, जिसका मतलब होता है बैबल यानी कि बड़बड़ाना। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। वर्ड दिया गया है टॉक्सिटी। टॉक्सिसिटी क्या होता है? टॉक्सिसिटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि पॉइजनस है, जिसके अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पॉइजन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो जहरीली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी में जो है CITY का यूज़ होगा। ठीक है, CE का यूज़ नहीं होगा, CI का यूज़ होगा। तो TOXICITY। ठीक है, सेकंड है मैमेलिया। मैमेलिया यानी कि एक ऐसी क्लास को, ऐसी ग्रुप को शो करता है जो कि क्या होते हैं, एक ऐसे ग्रुप या ऐसी जाति जो कि अपने ही जैसी संतान पैदा करती है। ठीक है, जिसमें ह्यूमन आ जाते हैं और कोई बहुत से एनिमल्स होते हैं जो अंडे ना देते हुए क्या करते हैं, अपने ही जैसी जीवित संतान को पैदा करते हैं, उनको बोलते हैं मैमल। और उस क्लास को बोलते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं मैमेलिया। ठीक है, तो मैमेलिया में जो है डबल M का यूज़ किया जाएगा, MAMMALIA। मैमेलिया में डबल M का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम्ड। कॉलम मीन्स जो चीज़ कॉलम में है। ठीक है, तो कॉलम COLLUMNED। ठीक है, इसमें दिया गया है COLLUMNED, जबकि हमारे पास स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? COLUMNED, यानी कि डबल L का यूज़ ना करते हुए हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगल L का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नोटेशन। नोटेशन का मतलब होता है कोई भी रिटन सिंबल जो होता है उसको बोलते हैं नोटेशन। जैसे हमारे पास मैथ्स में बहुत से सिंबल होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को शो करते हैं। ठीक है, तो रिटन सिंबल को हम जो है नोटेशन कहते हैं। नोटेशन की स्पेलिंग जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है हेटेबल। जो चीज़ अनप्लीजेंट होती है उसको बोलते हैं एबोमिनेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब जो चीज़ हमें प्लीजेंट लगे, जो हमें अच्छी लगे। तो एबोमिनेबल का एंटोनिम जो है अट्रैक्टिव हो सकता है बिल्कुल। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। और ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है दुख, अनप्लीजेंट चीज़, यानी कि एबोमिनेबल का सिनोनिम है। ऑप्शन नंबर 4 है लाउसी। लाउसी का मतलब होता है वेरी बैड। लाउसी का मतलब होता है वेरी बैड, यानी कि एबोमिनेबल का सिनोनिम है। तो अट्रैक्टिव जो है इसका एंटोनिम रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है, यानी कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंटेंस क्या दे रखा है, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में। तो सेंटेंस आपका जो है डायरेक्ट में दिया गया है, आई सेड टू हर आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो डायरेक्ट में दिया गया है, कैसे पता चला? इन्वर्टेड कॉमा में है, तो इन्वर्टेड कॉमा में जो है डायरेक्ट स्पीच दी जाती है, उसको हमें जो है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आई सेड टू हर, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। कहाँ दिया गया है टोल्ड? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों में टोल्ड दिया गया है।
आई सेड टू को हम आई टोल्ड हर में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कंजंक्शन हटा के किसका यूज़ करेंगे, सॉरी कंजंक्शन नहीं, इन्वर्टेड को हम हटा के कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, तो हम जो है जनरली दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आई टोल्ड हर दैट, आई टोल्ड हर दैट किस में दिया गया है ये, आई टोल्ड हर दैट थर्ड में और फोर्थ में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। थर्ड और फोर्थ बचा आई टोल्ड हर दैट आई विल डू इट। तो अब सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में, जो कि पास्ट है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो भी पास में होती है, तो विल को वुड में चेंज करेंगे, आई वुड डू, आई वुड डू, ठीक है। अब आई वुड डू कहाँ दिया गया है, थर्ड और फोर्थ की हमारे पास बचा था, इसमें दिया गया आई वुड नॉट डू, इसमें दिया गया आई वुड डू, तो नॉट कहाँ से आया, नॉट तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी डायरेक्ट स्पीच में कोई नॉट नहीं है, तो नॉट नहीं लेके आएंगे अपने आप से, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी एलिमिनेट हो जाता है। बचा क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ, आई टोल्ड हर दैट आई वुड डू इट। नाउ को किस में चेंज करते हैं, देन में, ठीक है। नाउ देन में चेंज हो जाएगा, देन और नेवर। आई टोल्ड हर दैट आई वुड डू इट, देन और नेवर। आंसर जो है हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, आई टोल्ड हर दैट आई वुड डू इट, देन और नेवर। नेक्स्ट है, in the following question out of the four alternatives select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase। ईडियम आपको दिया गया है स्मेली रेड। स्मेली रेड जो है बहुत ही कॉमन ईडियम है, सबको पता होगा। स्मेली रेड का मतलब होता है कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी होने का जो है कुछ संदेह होना, ठीक है। स्मेली रेड का मतलब होता है कुछ संदेह होना, कुछ कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दाल में कुछ काला है। तो स्मेली रेड का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ सस्पिशियस होने का जो है हमें अनुमान होना। तो आंसर क्या रहेगा, टू बिगिन टू सस्पेक्ट ट्रिकरी और डिसेप्शन, ठीक है। ट्रिकरी का मतलब और डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, धोखेबाजी, ठीक है। तो इस तरीके की हमें जो है सस्पेक्ट होना, इस तरीके का हमें संदेह होना कि कुछ ना कुछ तो जो है धोखेबाजी हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके लिए हम जो है ईडियम का यूज़ करते हैं स्मेली रेड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। एन इंजीनियर बिल्डिंग ए ब्रिज, इसके बाद जो है PQR जो है सही सेंटेंस आपको एक क्रिएट करना है, इसको सही सीक्वेंस में लगा के, ठीक है। एन इंजीनियर बिल्डिंग अ ब्रिज, एक इंजीनियर जो है ब्रिज बनाते हुए क्या करता है। अब इसके बाद जो है कोई ना कोई एक वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा ही जो है एक नाउन का काम कर रहा है। एक इंजीनियर जो है ब्रिज बनाते हुए क्या करता है, वो एक वर्ब आएगी। या तो फाइंड आ सकता है, फाइंड भी एक वर्ब है। पिक्स आ सकता है, पिक्स भी एक वर्ब है। एंड नहीं आएगा क्योंकि हमें एक वर्ब की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो देखो एन इंजीनियर जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो सिंगुलर वर्ब जो है फाइंड है या पिक्स है, पिक्स है। तो पिक्स ही जो है हमारे पास जो है एक ऐसी वर्ब बचती है जो इसके बाद लग सकती है। एन इंजीनियर बिल्डिंग ए ब्रिज पिक्स द बेस्ट प्लान, कि इंजीनियर जो है ब्रिज बनाते हुए क्या करता है, पिक करता है एक बेस्ट प्लान को, पिक करता है एक बेस्ट प्लान को। एंड नॉट द वन, और एक ऐसे प्लान को नहीं जो कि मोटरिस्ट फाइंड ईजी टू कॉम्प्रीहेंड, जो कि मोटरिस्ट को जो है लगता है, जो मोटरिस्ट कौन होते हैं, जो आने जाने वाले होते हैं, वाहन का यूज़ करने वाले, उनको जो ईजी लगे समझने में, वो वाले प्लान को यूज़ नहीं करता, बल्कि क्या करता है, बेस्ट प्लान का यूज़ करता है, ठीक है। अब देखो एन इंजीनियर बिल्डिंग ए ब्रिज, तो हमें पता चल गया था कि इसके बाद पिक्स द बेस्ट प्लान आएगा, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चला कि इसके बाद एंड वाला सेंटेंस आएगा। अब देखो यहाँ दिया गया मोटरिस्ट, मोटरिस्ट यहाँ पे जो है प्लूरल दिया गया है, ठीक है। और फाइंड जो है यहाँ पे एक प्लूरल वर्ब है, तो मोटरिस्ट को जो है मैंने क्या किया, प्लूरल वर्ब से जो है कनेक्ट करके देखा, तो बिल्कुल करेक्ट बना। एन इंजीनियर बिल्डिंग ए ब्रिज पिक्स द बेस्ट प्लान एंड नॉट द वन दैट मोटरिस्ट फाइंड ईजी टू कॉम्प्रीहेंड जो है हमारा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, आंसर क्या रहेगा, एन इंजीनियर बिल्डिंग ए ब्रिज पिक्स द बेस्ट प्लान, यानी कि क्यू से स्टार्टिंग होगी, उसके बाद आर और फिर उसके बाद पी, तो QRP, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है फिलर बेस्ड क्वेश्चन है, यू मे ट्राई बट शी इज टू डैश टू फॉल फॉर योर ट्रिक। देखो टू और टू का पेयर होता है, टू और टू का, इसको भी हम टू बोलते हैं, इसको भी हम टू बोलते हैं, टू और टू का पेयर होता है। अब इस पूरे सेंटेंस में नॉट वर्ड कहीं पे भी नहीं है, लेकिन टू और टू जो है हमेशा नेगेटिविटी शो करता है, नॉट अपने आप में ही मीनिंग में लेके आता है। तो ये कहना चाह रहा है कि यू में ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो, बट शी इज़ टू डैश, लेकिन वो जो है इतनी डैश है कि टू फॉल फॉर योर ट्रिक, कि वो तुम्हारी ट्रिक में नहीं आ सकती, कि वो तुम्हारी ट्रिक में नहीं आ सकती, यानी कि तुम्हारी बातों में नहीं फंसेगी, ठीक है। नहीं तुम्हारी बातों में नहीं आएगी, तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं जो है आ सकती। तो यू मे ट्राई बट शी इज़ टू डैश, शी इज़ टू इंटेलिजेंट।
अब देखो ब्रिलियंट, जीनियस, विटी। विटी का मतलब होता है क्लेवर, ठीक है, क्लेवर। विटी जो है क्लेवर भी होता है, और विटी जो है वाक्पटुता के लिए भी हम बोलते हैं, यानी कि जिसको बोलने का बहुत ज़्यादा तरीका होता है कि कब किस टाइम पे किस मोमेंट पे जो है कैसे बोलना है, तो उसके लिए हम जो है विटी वर्ड का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे विटी वर्ड नहीं आएगा। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट देखो, ब्रिलियंट जो है वो, इंटेलिजेंट देखो सभी होते हैं, लेकिन ब्रिलियंट जो होता है क्या होता है, उसमें से कोई एक पर्सन जो है वो ब्रिलियंट होता है, जिस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, ठीक है। ब्रिलियंट और जीनियस जो है हम कह सकते हैं सिनोनिम है, ठीक है। जीनियस जो है उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है, हर एक फील्ड में जो है वो बहुत अच्छा सा काम करता है, तो वो जीनियस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हम किसका यूज़ करेंगे, इंटेलिजेंट का। एक नॉर्मल वर्ड जो अगर हम यूज़ करें, जनरली हम यूज़ करते हैं किसी की इंटेलिजेंस के लिए, तो हम इंटेलिजेंट वर्ड का ही यूज़ करते हैं। तो यू मे ट्राई बट शी इज़ टू इंटेलिजेंट टू फॉल फॉर योर ट्रिक्स, ठीक है। इंटेलिजेंट जो है यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, in the following question, out of the four alternatives, select the alternative which is the best substitute of the phrase the tendency to recur at intervals। कहते हैं कि एक टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है बार बार एक कोई जब एक चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं टेंडेंसी, ठीक है। क्या होने की, टू रिकर एट इंटरवल्स, यानी कि एक इंटरवल्स का मतलब होता है गैप में होना, ठीक है। थोड़े थोड़े गैप में जो है कोई चीज़ अगर बार बार हो रही है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम वर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है घूमना। व्हील का मतलब होता है चक्का, जिसको हम पहिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्वेंस। सीक्वेंस में होना, अब सीक्वेंस में होना कोई स्टेप, सीक्वेंस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप होना, बट सीक्वेंस जो है हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि कोई चीज़ सीक्वेंस में हो रही है, कोई चीज़ सीक्वेंस में रखी गई है, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट भी जो है सीक्वेंस में हो सकता है, कि कोई मान लीजिए किताबें जो है हमने सीक्वेंस में रखी हैं, ठीक है, या कोई भी काम जो है सीक्वेंस में हो रहा है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पीरियडिकली। पीरियडिकली जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पीरियडिकली जो है टाइम पीरियड से रिलेटेड है। पीरियडिकली का मतलब होता है जो टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग होती है, थोड़े थोड़े अंतराल में होती है। थोड़े थोड़े अंतराल में होने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं, पीरियडिकली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन with an appropriate word, select the correct alternative out of the 4 and indicate it by selecting the appropriate option। तो फिलर बेस्ड क्वेश्चन है, एज द इम्प्रूवमेंट इन हिज सिचुएशन वॉज डैश द डॉक्टर डिड नॉट डिस्चार्ज हिम। कहता है कि क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो हो रही थी उसकी सिचुएशन में, उसकी स्थिति में, वॉज डैश, वो डैश थी, द डॉक्टर डिड नॉट डिस्चार्ज हिम, उस जो डॉक्टर था उसने उसको डिस्चार्ज नहीं किया। और इसी यही की रीज़न था कि डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज नहीं किया, तो इट मीन्स उसकी सिचुएशन में जो है इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, इसीलिए डॉक्टर ने उसको जो है छुट्टी नहीं दी, डिस्चार्ज नहीं किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो साइज़ में बहुत छोटी है, या कोई ऐसी बात जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या ना के बराबर जो चीज़ होती है, बहुत ही मामूली सी चीज़ होती है, मामूली चीज़ के लिए हम कह सकते हैं, मामूली कह सकते हैं, उसके लिए भी जो है हम वर्ड यूज़ करते हैं मार्जिनल, ठीक है, मामूली। टीनी का मतलब होता है स्मॉल इन साइज, ठीक है, साइज़ में छोटा है। निगेटेड का मतलब होता है जो अस्वीकारा गया है, जिसको मना कर दिया गया है, जिसको अपनाया नहीं गया है, उसको बोलते हैं निगेटेड। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता, ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता, तो उसको हो गया माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही सूक्ष्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसकी सिचुएशन में जो है बहुत ही मामूली सा ही इम्प्रूवमेंट हुई है, इसीलिए जो है डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज नहीं किया, तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर रहेगा मार्जिनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ अ ग्राउंड। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ अ ग्राउंड। तो एक ग्राउंड का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज़ में फंस जाना, ठीक है, और स्पेशली जो है किसी नदी में या तालाब में या समुद्र में फंस जाना, उसके लिए जो है ग्राउंड वर्ड का यूज़ करते हैं, स्पेशली शिप के लिए, नाव के लिए, इन सब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अ ग्राउंड मीन्स फंस जाना, ठीक है। ऑप्शन में फर्स्ट है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब भी क्या होता है, फंस जाना। हायर का मतलब ऊपर। अफ्लोट का मतलब तैरना, और बॉयंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि तैरने वाली है, फ्लोटेबल है, ठीक है, फ्लोटेबल है, तो उसको बोलते हैं बॉयंट, ठीक है। तो बॉयंट का मतलब हो गया तैरने वाली चीज़ जो तैर सकती है। अफ्लोट का मतलब तैरना, और स्टैंडर्ड का मतलब फंस जाना। हायर का मतलब ऊंचा,
ग्राउंड का मीनिंग कुछ है, ग्राउंड का जिसका मतलब होता है खुद फंस जाना, और स्पेशली जो है शिप के लिए, जहाज के लिए यूज़ होता है ये, तो इसका जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, ग्राउंड का स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ फ्लोग। फ्लोग का मतलब होता है किसी को पनिश करना। फ्लोग का मतलब किसी को पनिश करना, और बेसिकली ये कोड़े मारते हुए जब किसी को पनिश किया जाता है, चाबुक मारते हुए पनिश किया जाता है, तो उसके लिए फ्लोग वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वोप। वोप का मतलब होता है किसी को हिट करना, और बहुत ही हार्ड हिट करना। ठीक है, वोप का मतलब होता है हिट हार्डली। ठीक है, मतलब बहुत हार्ड वे में जो है क्या करना, हिट करना, उसको बोलते हैं वॉप। ऑप्शन नंबर 2 है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा करना। ठीक है, फ्ले का मतलब क्या होता है, रिमूव स्किन, स्किन को रिमूव कर देना। ठीक है, स्ट्रिप ऑफ कर देना। फ्ले का मतलब होता है जब चमड़ी निकाल दी जाती है तो उसको, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है फ्ले, उसके लिए जो वर्ब यूज़ होती है वो यूज़ होता है फ्ले। ठीक है, फ्लैक्स जो है एक टाइप का प्लांट होता है। तो हमसे पूछा गया फ्लोग मतलब पनिशमेंट देना। ठीक है, वॉक में भी क्या कर रहे हैं, हम किसी को हिट कर रहे हैं। ठीक है, हिट इन अ हार्ड मैनर। ठीक है, हार्डली नहीं आएगा, हिट इन अ हार्ड मैनर आएगा। तो वॉप जो है क्या कर रहे हैं, हम हिट कर रहे हैं। फ्ले में भी हम क्या कर रहे हैं, चमड़ी निकाल रहे हैं। और फ्लैक्स में जो है एक तरह का प्लांट है। तो फ्लॉग का जो एंटोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को किसी की प्रशंसा करना, और फ्लॉग मीन्स किसी को पनिश करना। तो एंटोनिम रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मर्स एक्सप्रेस थ्रू जेस्चर। एक ऐसा ड्रामा, एक ऐसा ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट जिसमें परफॉर्मर जो होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने जेस्चर, अपने हाव भाव से जो है पूरी स्टोरी को नरेट करते हैं। पूरी स्टोरी जो भी बतानी है उन्हें, वो कैसे बताते हैं, अपने जेस्चर के थ्रू, यानी कि बोलते नहीं हैं, बोल के नहीं बताते, अपने हाव भाव के थ्रू जो है वो परफॉर्म करते हैं और स्टोरी को नरेट करते हैं, मतलब बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिमिक्री। अब मिमिक्री में तो बोल के भी हम नकल करते हैं। ठीक है, मिमिक्री जैसे बहुत से जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनकी मिमिक्री की जाती है, यानी कि उनके जैसा बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं मिमिक्री। ठीक है, हैम का मतलब होता है एक ओल्ड फैशन जो एक्टिंग होती है, जो पहले ओल्ड फैशन एक्टिंग जो को हम जो है हैम बोलते हैं। ठीक है, ओल्ड फैशन एक्टिंग को, जो यानी कि जो भी ट्रेडिशन में नहीं है, ऐसी एक्टिंग जो कि अभी ट्रेडिशन में नहीं है, उसको बोलते हैं हैम। ठीक है, और दूसरा जो है हैम जो है वो सुअर के मांस को भी जो है हम हैम कहते हैं, पिग्स मीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है पेंटोमाइम। पेंटोमाइम का मतलब होता है मूक अभिनय। मूक मतलब जिसमें बोला नहीं जा रहा, और अभिनय मतलब एक्टिंग, यानी कि ऐसी एक्टिंग की जा रही है जिसमें बोला नहीं जा रहा, जेस्चर का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि हाव भाव का यूज़ किया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, पेंटोमाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है डिपिक्शन। डिपिक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ शो करना, डिपिक्ट करना। डिपिक्ट का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज़ को चिन्हित करना। ठीक है, शो करना, रिप्रेजेंट करना। तो डिपिक्शन का मतलब हो गया टू शो और टू रिप्रेजेंट समथिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, पेंटोमाइम आंसर रहेगा, पेंटोमाइम। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस। माई फादर इज गोइंग टू बिल्ड अ 6 बेडरूम बंगलो। मेरे फादर जो है क्या कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं एक 6 बेडरूम बंगलो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ 6 बेडरूम बंगलो। ठीक है, जिसको हम क्या बनाएंगे, पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव वॉइस दे रखा है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट जो कि माई फादर है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अ 6 बेडरूम बंगलो कहाँ से स्टार्टिंग है, अ 6 बेडरूम बंगलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी जो है अ 6 बेडरूम बंगलो से स्टार्टिंग है, और फोर्थ में भी है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग जो है यही एक बार 1 और 4 को ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, अ 6 बेडरूम बंगलो। अब क्या होता है कि एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते, उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास में है तो पास में ही रहेगा। तो यहाँ पे इज दिया गया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में है। ठीक है, तो इसको हम पास में चेंज नहीं करेंगे, जबकि यहाँ क्या कर दिया, पास में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर नहीं रहेगा। फोर्थ में देखते हैं, इज गोइंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में ही रखेंगे। अ 6 बेडरूम बंगलो इज गोइंग टू। अब टू के बाद जो है हम पैसिव में लगाते हैं बी की फॉर्म। ठीक है, बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टू बी बिल्ड बाय माय फादर।
तो बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन दे रखी है ऑप्शन नंबर फोर्थ में, अ 6 बेडरूम बंगलो इज गोइंग टू बी बिल्ड बाय माय फादर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। पैराजंबल बेस्ड क्वेश्चन है, हमें स्टार्टिंग करनी है टू बिगिन विद से, उसके बाद जो है सेंटेंस को रीअरेंज करना है। टू बिगिन विद, अब टू बिगिन विद इज, नॉट, या टू बिगिन विद बट, टू बिगिन विद के बाद जो है बट नहीं आ सकता, ठीक है। टू बिगिन विद के बाद जो है इसका एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट जो है या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और नाउन हमारे पास कहाँ है, पी में नहीं है, आर में नहीं है, क्यू में दे रखा है स्टार्टिंग में। तो टू बिगिन विद द प्रॉब्लम, टू बिगिन विद द प्रॉब्लम विद इंडियन सिटीज़, कहता है कि अगर हम शुरुआत करते हैं इंडियन प्रॉब्लम्स की, अगर हम देखें कि इंडियन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इंडियन सिटीज़ की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, टू बिगिन विद द प्रॉब्लम विद इंडियन सिटीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्रॉब्लम्स की, ठीक है। द प्रॉब्लम विद इंडियन सिटीज़, तब द प्रॉब्लम जो है वो कैसी वर्ब लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी, तो यहाँ पे जो है इज जो है यहाँ पे इसका काम करेगी, ठीक है। प्रॉब्लम जो है एक सिंगुलर वर्ब लेगी तो इसके लिए इज का यूज़ होगा, तो इसके बाद जो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। द बिगिन, टू बिगिन विद द प्रॉब्लम विद इंडियन सिटीज़ इज़ नॉट दैट दे आर अनस्मार्ट, कहता है कि अगर हम इंडियन सिटीज़ की प्रॉब्लम की शुरुआत करें यानी कि उनकी बात करें, तो ये प्रॉब्लम जो है ये नहीं है कि ये अनस्मार्ट है, सिटीज़ जो है हमारी अनस्मार्ट है, बट लेकिन दैट दे आर डिसफंक्शनल, बल्कि ये प्रॉब्लम ये है कि वो डिसफंक्शनल है, सही टाइम सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, डिसफंक्शनल है, रुकी हुई हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस रहेगी वो क्या रहेगी, टू बिगिन विद द प्रॉब्लम विद इंडियन सिटीज़ इज़ नॉट दैट दे आर अनस्मार्ट बट दैट दे आर डिसफंक्शनल, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। कैसे पता चला, टू बिगिन विद के बाद जो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, नाउन या प्रोनाउन में से कुछ चाहिए था, तो नाउन हमें मिल गया द प्रॉब्लम, ठीक है। अब द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को जो है आगे बताया जाएगा कि वो प्रॉब्लम क्या है, तो इसके लिए जो है सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होगी, क्योंकि प्रॉब्लम जो है खुद एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए जो है इज़ का यूज़ होगा, तो इज़ नॉट, इज़ लग गया, ठीक है। इज़ नॉट दैट दे आर अनस्मार्ट बट दैट दे आर डिसफंक्शनल, ठीक है। नेक्स्ट है improve the bracketed part of the sentence, my patients were waited for me since morning, my patients were waited for me since morning, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, मेरे पेशेंट जो है मेरा इंतजार कर रहे हैं, कब से, सुबह से कर रहे हैं। अब यहाँ पे दिया गया वर वेटेड, माई पेशेंट्स वर वेटेड, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होती है तो वो कौन सी फॉर्मेशन होती है, पैसिव फॉर्मेशन होती है, तो इसका मतलब हो गया मेरे पेशेंट्स को वेट कराया जा रहा है, माई पेशेंट्स वर वेटेड का मतलब हो गया मेरे पेशेंट को वेट कराया जा रहा है, जबकि करने वाले कौन है, खुद माई पेशेंट्स हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन गलत है, पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और सिंस मॉर्निंग दिया गया है, ठीक है, कैसा टाइम दिया गया है, सिंस प्लस मॉर्निंग यानी कि अनफिनिश टाइम दिया गया है, और अनफिनिश टाइम में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, माई पेशेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, माई पेशेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, in the following question out of the four alternatives select the alternative which best express the meaning of the idiom and phrase। idiom दिया गया है सिक्स्थ सेंस, सिक्स सेंस जो है हमने बहुत बार सुना ये वर्ड, है ना, बहुत बार ये इडियम हम यूज़ करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में भी जो है हम आमतौर की लैंग्वेज में भी हम यूज़ करते हैं कि सिक्स सेंस, मेरी ये सिक्स सेंस कह रही है कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है, मेरी ये सिक्स सेंस ने मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ होना चाहिए। तो सिक्स सेंस का मतलब कि भाई मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ, मुझे ऐसा जो है अनुमान सा हुआ, मुझे ऐसा आभास हुआ, ठीक है। तो सिक्स सेंस का मतलब क्या होता है, सिक्स सेंस का मतलब है एन इंट्यूटिव पावर ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन करने की यानी कि आगे की प्रिडिक्शन करने की जो आपकी एक नेचुरल पावर है, इंट्यूटिव का मतलब होता है नेचुरल, तो उस नेचुरल पावर को जो है क्या कहा जाता है, सिक्स सेंस। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन इंट्यूटिव पावर ऑफ परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. एरर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग इन द एग्जामिनेशन, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई मैं फेल हो जाऊँ एग्जामिनेशन में, ठीक है। बात क्या कह रहा है कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊँ। देखो यहाँ दिया गया है फेलिंग, फेलिंग जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक जिरेंट का काम कर रहा है।
जेरेंट से पहले जो है हम यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ना कि एक ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पे जो है मी फीलिंग नहीं आएगा, यहाँ पे माई फीलिंग आ जाएगा। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई फीलिंग। भाई मेरे फेल होने का जो है कोई प्रश्न नहीं उठता इन द एग्जामिनेशन। मेरे फेल होने का यानी कि फेलिंग जो है एक नाउन का काम कर रहा है और इससे पहले जो है पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, मी का यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डिक्री। डिक्री का मतलब होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर, और ये ऑफिशियल ऑर्डर जो होता है जनरली गवर्नमेंट पास करती है, गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो इसके लिए सिनोनिम जो होगा वो क्या रहेगा, लॉ। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जो है कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी चीज़ का प्रमाण होता है। टाइटल और अवार्ड जो है आपको पता ही है। तो डिक्री का जो सिनोनिम रहेगा एक ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर, एक ऐसा लॉफुल ऑर्डर जो कि गवर्नमेंट पास करती है। ठीक है, तो सिनोनिम क्या रहेगा डिक्री का, लॉ। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है एरर बेस्ड क्वेश्चन, वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीव्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। क्या कहता है कि एक पर्सन, वन मतलब किसी भी पर्सन की बात कर रहा है, कि उसको जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए रिलीजियस बिलीव्स की, धार्मिक जो मान्यताएं हैं, दूसरों की धार्मिक मान्यताएं हैं उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए उतनी ही जितनी कि वो अपने खुद की करता है। तो यहाँ पे जो है वन के लिए हमने यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो गलत किया है। ठीक है, वन के लिए जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया है वो गलत यूज़ किया है। यहाँ पे हिज नहीं आएगा, हिज जो है हम ही के लिए यूज़ करते हैं, और वन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वंस। ठीक है, तो एज मच एज वंस ओन। ठीक है, ONES, वंस ओन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ONES का यूज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ही इज़ एन एथिस्ट येट ही गोज टू द चर्च एवरी संडे। कहता है कि हालांकि वो क्या है, एथिस्ट है। ठीक है, हालांकि वो क्या है, एथिस्ट है, यानी कि नास्तिक है, फिर भी वो क्या करता है, हर रोज़ जो है, हर संडे को जो है वो चर्च जाता है। येट जो है हमें क्या दिखाता है, येट जो है हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाता है, ऐसी ऐसी दो सेंटेंसेस को जो है कनेक्ट करता है जो कि क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे जो है येट बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, ही इज़ एन एथिस्ट। हालांकि वो क्या है, एथिस्ट है, नास्तिक है, फिर भी वो क्या करता है, ही गोज टू द चर्च एवरी संडे। तो आंसर क्या रहेगा, नो इम्प्रूवमेंट का आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 21 to 25 एंड दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के ऑप्शन अटैम्प्ट करने से पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। तो कहता है डैश नियरली 8 डिकेड्स द वुमेन्स मूवमेंट डैश एंड डिबेटेड द डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ ए सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या कहता है, डैश नियरली 8 डिकेड्स द वुमेन्स मूवमेंट dash and debated and desirability and feasibility of uniform civil code and has ended up dash a simple question, what is the value of uniformity। कहता है कि 8 दशक से जो है, अब नियरली का मतलब है इसमें लगभग बता दिया। ठीक है, नियरली 8 डिकेड्स, 8 दशकों से जो है वुमेन की जो मूवमेंट है, वुमेन जो वुमेन के लिए काम है, ठीक है, उनके लिए जो काम किए जाने हैं, तो उसके बारे में जो है डिबेट होती आ रही है। द डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ ए सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए गए हैं। सिविल कोड मीन्स लॉ से रिलेटेड जो लॉज बनाए गए हैं, यानी कि उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके हितों के लिए। और यूनिफॉर्म का मतलब कि वुमेन के लिए बनाए गए हैं, तो इसका मतलब हर एक वुमेन जो है उसका जो है उसमें पार्टिसिपेशन है, यानी कि हर एक वुमेन के लिए है वो। ठीक है, तो उनकी डिजायरेबिलिटी कितनी है, उनकी फिजिबिलिटी कितनी है, वो कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने यूज़फुल हैं, इस चीज़ के बारे में जो है काफ़ी टाइम से जो है चर्चा चलती आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अबाउट नहीं आएगा, क्योंकि अबाउट और नियरली दोनों ही जो है लगभग का काम करते हैं, और नियरली से हमने जो है लगभग बता दिया, अबाउट नहीं आएगा। ठीक है, और क्योंकि टाइम बता रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉर नियरली 8 डिकेड्स की, लगभग कितने दशकों से, 8 दशकों से। तो 4 का यहाँ यूज़ होगा, विद और ऑफ का यूज़ नहीं होगा। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो फॉर नियरली 8 डिकेड्स द वुमेन्स मूवमेंट डैश एंड डिबेटेड। अब यहाँ पे 4 प्लस टाइम आ गया, सिंस प्लस टाइम या 4 प्लस टाइम आता है तो हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास, डिस्कस्ड, हैड डिस्कस्ड, हैज़ डिस्कस्ड,
हैड बीन डिस्कसिंग, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हैज़ डिस्कस्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका यूज़ किया जाएगा हैज़ डिस्कस्ड। वैसे फॉर और सिंस प्लस टाइम के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लगाते हैं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि हैज़ एंडेड अप, यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, तो पास्ट की तो बात नहीं करेंगे, तो इसीलिए हैड बीन डिस्कसिंग नहीं आया, हमारा क्या आएगा, हैज़ डिस्कस्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा। अगर ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता तो हम सोच सकते थे कि हाँ ये आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये पैसेज जो है किस में दिया गया है, प्रेजेंट में दिया गया है, हैज़ एंडेड अप। ठीक है, प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैज़ डिस्कस्ड। ठीक है, हैज़ डिस्कस्ड एंड डिबेटेड द डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड हैज़ एंडेड अप डैश ए सिंपल क्वेश्चन, और एक सिंपल क्वेश्चन को जो है डैश करती है, क्या करती है, होल्डिंग करती है, पोजीशनिंग करती है, पोस्चरिंग करती है, पोजिंग करती है। होल्डिंग मतलब पकड़ना, पोजीशनिंग मतलब एक पोजीशन लेना, और पोस्चरिंग का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना, और पोजिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्रेजेंट करना, कोई चीज़ शो करना। ठीक है, और पोजिंग जो है ज़्यादातर हम मुद्दों के लिए यूज़ करते हैं, कि कोई मुद्दा अगर उभर के आता है, सामने आता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ये चीज़ जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, उसकी डिज़ायरेबिलिटी कितनी है, कितना ये यूज़फुल है, कितना ये प्रैक्टिकल वे में जो है यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा, इसका कोई यूज़ है भी या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी जो डिबेट है, ये क्वेश्चन को जो है राइज करती है, एक क्वेश्चन जो है सामने लेके आती है। तो यहाँ पे सही वर्ड जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, पोजिंग। ठीक है, पोजिंग ए सिंपल क्वेश्चन, POSING, पोजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कहता है कि जो हमने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया, इट मीन्स ऐसे सिविल कोड बना दिए, ऐसे लॉ बना दिए जो कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब हर एक के लिए जो है समान है, तो उस यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू क्या है। इज इट फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, क्या ये नेशन की इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है, क्या ये नेशन की इंटीग्रिटी के लिए है। इंटीग्रिटी मतलब, इंटीग्रिटी का मतलब होता है हम एक ऑनेस्ट रहना। ठीक है, ऑनेस्टी रखना अपने कंट्री के लिए, अपने समाज के लिए, और उनके द्वारा बनाए गए जो सिस्टम है, जो लॉ है, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए जो है ट्रस्टफुल रहना, उसके लिए ऑनेस्ट रहना। तो इज इट फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, क्या ये नेशन के हित के लिए, नेशन की इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है। दैट यूनिफॉर्मिटी इन लॉज इज रिक्वायर्ड, क्या इसीलिए जो है लॉज के अंदर यूनिफॉर्मिटी जो है ज़रूरी है। एज सम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स डैश, जैसा कि कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जुडिशियल मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, रिलेटेड टू लॉ। ठीक है, जैसे कि कुछ जुडिशियल जो है लॉज जो है वो प्रोनाउंस करते हैं मतलब अनाउंस करते हैं। ठीक है, तो क्या इस चीज़ के लिए ये यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है। अब ये जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, इन यूनिफॉर्मिटी को क्या कर चुके हैं, डैश कर चुके हैं। हैव सजेस्टेड, सजेस्ट कर चुके हैं। हैड बीन सजेस्टिंग, सजेस्ट करते आ रहे थे। सजेस्ट देखो ऑप्शन नंबर 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने कहा है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, तो यानी कि प्लूरल हो गया, तो सजेस्ट्स नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, थर्ड नहीं आ सकता। सजेस्टेड तो पास में चला जाएगा, और हैड बीन सजेस्टिंग भी जो है पास में चला जाएगा, हमें पास में नहीं लेना, क्योंकि ये क्लोज टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। हम क्या यूज़ करेंगे, हैव सजेस्टेड, कि कुछ जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, कुछ जो लॉ के प्रोनाउंसमेंट्स हैं, इस यूनिफॉर्मिटी को सजेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, आगे कहता है इफ़ सो, अगर ऐसा ही है, हु एग्जैक्टली इज द बेनिफिशियरी, तो इस चीज़ का एग्जैक्टली बेनिफिशियरी कौन है, इस चीज़ का लाभ उठाने वाला एक्चुअल में कौन है। विच सेक्शंस ऑफ द पीपल बेनिफिट फ्रॉम इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कौन सा सेक्शन है पीपल का, यानी कि लोगों का कौन सा ऐसा तबका है जो इस इंटीग्रिटी को जो है फ़ायदा उठाता है। That abstract entity which is not exactly dash the top of your mind as your husband throws you out on the street, कहता है कि that abstract entity, एक एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी हम प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ है नहीं, या जिसको हम जो है छू नहीं सकते। ठीक है, तो एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी जो है, जो कि हमारे विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डैश द टॉप, जो कि हमारे माइंड में नहीं है, जो कि हमारे माइंड पर नहीं है। ठीक है,
तो अब देखते हैं क्या है, नॉट एग्जैक्टली डैश द टॉप। अब देखो टॉप के लिए, बॉटम के लिए, ये सब चीज़ के लिए जो है हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, एट द टॉप, एट द बॉटम। एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए अगर हमें बता दिए, एक लोकेशन बता दिए, तो उसके लिए हम जो है एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, और कुछ यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एट का यूज़ किया जाएगा, एट द टॉप ऑफ योर माइंड। ठीक है, द एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी विच इज़ नॉट एग्जैक्टली एट द टॉप ऑफ योर माइंड। एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी जिसको आप महसूस कर सकते हो, एक्चुअल में वो आपके माइंड पर है ही नहीं। ठीक है, वो आपके माइंड पर है ही नहीं, एट द टॉप ऑफ योर, नॉट एग्जैक्टली एट द टॉप ऑफ योर माइंड। एज योर हस्बैंड, जब आपका हस्बैंड जो है आपको स्ट्रीट में बाहर फेंक दे। अगर एक वाइफ है, ठीक है, ऐसा बहुत से हम केसेस देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ पर जो है क्या करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है और उस लेडी को जो है बाहर फेंक देता है, ठीक है, घर से बाहर निकाल देता है। तो उस टाइम पे जो है ना तो हस्बैंड के माइंड में ये बात होती है, और ना ही वाइफ के माइंड में ये बात होती है कि मेरे लिए कुछ अधिकार हैं, कि मेरे पास कुछ लॉज हैं जिससे जो है मैं अपने राइट को रिजर्व रख सकती हूँ, प्रिजर्व रख सकती हूँ, अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे जो है ये जो चीज़ हमारे लिए बनाई गई है, वुमेन के लिए बनाई गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो सिर्फ जो है वो किताबों में ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकली यूज़ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ बने हुए रहते हैं। जो इसीलिए बात की गई है कि इसकी फिजिबिलिटी कितनी है। फिजिबिलिटी कितनी है मतलब इसकी प्रैक्टिकल वे कितना है, इसका यूसेज कितना है। तो इसका यूसेज जो है ना के बराबर है, क्योंकि जब ऐसा कोई केस होता है तो ना ही हस्बैंड ये सोचता है कि ये चीज़ जो है लॉ के अगेंस्ट है, ये मुझे नहीं करनी है, और ना ही जो है वाइफ ये सोचती है कि ऐसा जो मेरे साथ किया जा रहा है वो गलत है, उसके अगेंस्ट में जो है कुछ स्टेप ले सकती हूँ या नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो है क्लोज टेस्ट एक जो हमारा सिविल कोड बनाया गया है फॉर वुमेन, तो उसके बारे में है कि उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, और उसकी सच्चाई बताई गई है कि इसकी फिजिबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है, आई होप आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा, क्लोज टेस्ट समझ में आ गया होगा, टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछा कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।